बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 2 स्टार्ट होगा और इसमें आपके सामने लेक्चर 2 का कंटेंट अवेलेबल है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फार्मूला क्या होता है, एक्सेल के ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ट्रू फॉल्स कैसे निकाला जाता है, फ़िल्टर क्या होते हैं, एडवांस फ़िल्टर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि इफ़ का है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एंड के फार्मूले को डिस्कस करेंगे, और का फार्मूला कैसे काम करता है, और ये तीनों यानी कि इफ़, एंड, और ये कंबाइन कैसे काम करते हैं। फिर उसके बाद हम काउंट इफ़ के बारे में बात करेंगे और काउंट ए के बारे में बात करेंगे, और फाइनली हम नेस्टेड इफ़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं कि और डिस्कस करते हैं कि फार्मूला क्या होता है। देखिए, फार्मूला ये होता है कि एक्सेल के अंदर आपने, अगर मैं यहाँ पे एक नया टैब अपने पास इंसर्ट कर लेता हूँ, तो एक्सेल के अंदर आपने क्या करना होता है कि आपके पास जब डाटा अवेलेबल होता है, डिफरेंट डाटा सेट, तो आपने फार्मूला यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मूला यूज़ कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जैन का महीना है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास फेब का महीना है, यहाँ पे मार्च का महीना है, और इसी तरह से जैन के महीने में यहाँ पे मेरे पास सेल्स के कुछ नंबर आ रहे हैं, वो मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे मंथ मेंशन कर देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि मेरे पास जनवरी में 100 यूनिट जो है ना वो सेल हुए हैं, फरवरी में मेरे पास 500 हुए हैं, और मार्च में मेरे पास 800 आए हैं। अब मैं इसको फार्मूला यूज़ करने के लिए क्या करूँगा, अब मैंने इसको अगर सम करना है तो सम करने के लिए आपके पास एक तरीका ये है कि आप होम टैब पे जाएंगे और यहाँ आपके पास ऑटो सम आ रहा है। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो इसकी शॉर्ट की क्या है कि आप ऑल्ट इज इक्वल टू यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा। फार्मूला लगाने के लिए आपको सबसे पहले सम के लिए या किसी भी और फार्मूले के लिए इज इक्वल टू लगाना पड़ता है, या आपको प्लस का साइन लगाना पड़ता है, तो ही आपका फार्मूला जो है वो काम आता है। अदरवाइज वो एक्सेल उसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर करेगा और उसको फार्मूला कंसीडर नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मुझे सम का फार्मूला यूज़ करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, इज इक्वल टू सम। तो मेरे पास नीचे एक आप देख सकते हैं कि रेंज आ गई है फार्मूलों की। आप अगर फार्मूला मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको कौन सा फार्मूला चाहिए। अभी मैंने सिर्फ सम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू सम, और मैं जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूँगा तो आपने यहाँ पे ये जो आपके पास सिंटेक्स ओपन हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप कैसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप सिंटेक्स देख सकते हैं। आप फार्मूला बार के साथ यहाँ पे आपके पास इंसर्ट फंक्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, आप इसको अगर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से भी जो अपने आर्गूमेंट्स हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास नंबर 1 का ऑप्शन आ रहा है। एक्सेल पूछ रहा है कि आपने सम करना है तो किन किन नंबर को करना है, पहला कौन सा नंबर करना है। मैं कहता हूँ कि मैंने इसको करना है। मैं पहले इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, किसी को भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद एक्सेल पूछेगा कि दूसरा नंबर कौन सा है, तो मैं क्या बोलूँगा, पहले मैंने E6 सिलेक्ट किया था, अब मैं E5 कर लेता हूँ। एक्सेल पूछेगा तीसरा कौन सा है, मैं E4 कर लेता हूँ। मेरे पास 3 ही नंबर हैं, तो आप देखेंगे नीचे आपके पास वो नंबर ऐड होते जाएंगे, और मैं यहाँ पे जैसे ही ओके लगाऊंगा तो आपके पास यहाँ पे सम आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करना चाह रहा हूँ, लाइक यहाँ पे मैं 10 जो है यूनिट यहाँ पे लिख देता हूँ, या 10 मैं यहाँ पे प्राइस लिख देता हूँ कि फॉर एग्जांपल प्राइस पर यूनिट जो है वो कितनी है, 10 की है। तो यहाँ से अब ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि प्राइस पर यूनिट में यूनिट मेरे पास जो है वो शो नहीं हो रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डबल क्लिक करके अपने जो सेल की विड्थ है उसको मैं थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, या मैं कंट्रोल Z करके अगर मैं E और F के दरमियान जाके डबल क्लिक करूँगा तो भी मेरी सेल की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन मैंने करनी है तो इज इक्वल टू पहले लगाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया है। 100 जो है उसको सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप स्टेरिक यूज़ करते हो, और फिर मैं अपना वो वाला सेल सिलेक्ट कर दूंगा जहाँ पे मेरे पास 10 आ रहा है। आप ये मैनुअली भी कर सकते हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल टू करता हूँ और यहाँ 100 वाला सेल सिलेक्ट करने की बजाय मैं 100 टाइप कर देता हूँ,
फिर मल्टीप्लाई करता हूँ और 10 वाला सेल सिलेक्ट करने की बजाय यानी कि F2 सिलेक्ट करने की बजाय मैं यहाँ पे 10 जो है वो अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ, टाइप करता हूं, तो भी मेरे पास जो है वो आंसर वही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक्सेल के ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर ये होते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इन साइंस के बारे में मालूम होना चाहिए कि ग्रेटर देन के लिए आप ये वाला साइन यूज करते हो, लेस देन के लिए ये वाला करते हो, इक्वल टू के लिए ये वाला करते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये वाला करते हो और लेस देन इक्वल टू के लिए ये वाला करते हो। तो ये वाले साइन जो है वो हम नॉर्मली इफ के फंक्शन में यूज कर रहे होते हैं, और के फंक्शन में यूज कर रहे होते हैं, एंड में यूज करते हैं, कहीं पे भी हम यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रू फॉल्स जो है वो क्या होता है। ट्रू फॉल्स ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे अगर ऑपरेटर में आऊं तो मैं एक्सेल से पूछता हूं कि क्या इज इक्वल टू, मैं कहता हूं कि क्या 1000 ग्रेटर है 2000 से, तो मैं एक्सेल से दूसरे लफ्जों में पूछ रहा हूँ क्या 1000 2000 से बड़ा है, तो बड़ा नहीं है, छोटा है। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो एक्सेल कहेगा कि फॉल्स, नहीं आप गलत कह रहे हैं, वो जो है 1000 2000 से छोटा है। अब मैं अगर यहाँ पे ये लेस देन वाला ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ट्रू आ गया है। इसी तरह से मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ क्या 100 इज इक्वल टू है 100 के, तो एक्सेल कहेगा कि ट्रू। इसी तरह मैं कहता हूँ क्या 100 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 100 के, मतलब कि क्या 100 के इज इक्वल टू या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन तो नहीं है, इज इक्वल टू है, तो भी एक्सेल ने मुझे यहाँ पे ट्रू का फंक्शन दे दिया है। तो ये जो है ना वो आपको साइन आने चाहिए। अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि आप इस तरह के साइन कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि आप फिल्टर और एडवांस फिल्टर जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक डाटा रेंज मौजूद है जिसमें मेरे पास एम्प्लॉई आईडीज आ रहे हैं, मेरे पास जो है वो लास्ट नेम आ रहा है, मेरे पास सेल की अमाउंट आ रही है, कंट्री आ रही है और यहाँ पे मेरे पास क्वार्टर आ रहा है। अब अगर आपने सिंपल जो है वो अगर फिल्टर यूज़ करना हो, लाइक अगर मैंने देखना हो कि एम्प्लॉई आईडी नंबर 5393 की कितनी सेल है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जो एम्प्लॉई आईडी है उसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाऊँगा, इसको ओपन करूँगा, यहाँ से मेरे पास फिल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। फिल्टर को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरे पास वो तमाम जो रो आ रही है उस सब के ऊपर मेरे पास फिल्टर अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। अगर आप फिल्टर को शॉर्ट की के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, अगेन कंट्रोल Z करता हूँ और इसकी जो शॉर्ट की है वो है ऑल्ट होम SF, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं इस पूरी रो में यहाँ पे फिल्टर आ चुका है। अच्छा, अब फिल्टर जो अप्लाई होता है, अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी एक सेल को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे B2 को सिलेक्ट किया है, अगर आप किसी एक को भी सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर अप्लाई करेंगे तो फिल्टर उस रो में तब तक अप्लाई होगा जब तक दरमियान में कोई ब्लैंक कॉलम नहीं आ रहा था, कोई जब तक दरमियान में सेपरेटर नहीं आ जाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F और H के दरमियान एक सेपरेटर मौजूद है जिसकी वजह से सिर्फ इस रो तक जो है आपका फिल्टर अप्लाई होगा। अगर मैं इस G को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस के साइन से शॉर्ट की से मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप इसको वैसे ही डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप G पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। अब अगर मैं एम्प्लॉय आईडी पे जाके यहाँ से फिल्टर लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे पूरे क्वार्टर तक मेरे पास जो K कॉलम है वहां तक मेरे पास फिल्टर अप्लाई हो चुके हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा कंट्रोल Z करके अपनी जो मैंने डिलीट किया था कॉलम उसको वापस ले आता हूँ। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे सिंपल फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नंबर 5393 को फिल्टर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन तो ये आ रहा है कि आप फिल्टर के थ्रू अपनी जो अमाउंट है उसको भी सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे डाटा में जाएंगे, यहाँ पे आप अगर सॉर्ट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जो ये मेरे पास रेंज है डाटा की वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैं सॉर्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो सेल की वो सबसे टॉप पे आ जाए, उससे लो वाली नीचे आ जाए, उससे लो वाली नीचे आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है सॉर्ट बाय का। तो मैं यहाँ पे अब एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि आप किस कॉलम को सॉर्ट करना चाह रहे हो। तो मैं सेल्स को सॉर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अब एक्सेल पूछ रहा है कि आपने कैसे सॉर्ट करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। मैं कहता हूँ कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दो। जैसे ही ओके करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मेरे पास डाटा जो है वो सॉर्ट हो चुका है और मेरे पास लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट का यहाँ पे डाटा जो है वो आ चुका है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप यहाँ पे फिल्टर ओपन करेंगे तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इस वक्त आपके पास इनेबल है। आप यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे डाटा उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे जाके इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये तो एक ऑप्शन था कि आप सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इन 4 जो मेरे पास 5 मेरे पास सेल्स हैं, इनको यहाँ जाके मैं येलो कलर कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे फिल्टर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर में मेरे पास येलो कलर आ जाएगा। एक्सेल के पास इस वक्त चूँकि एक ही कलर है, अगर मैं यहाँ पे जाके कोई और कलर इसको दे देता हूँ, सपोज करें कि इसको डार्क ग्रीन दे देता हूँ, तो मेरे पास अब फिल्टर में 2 कलर आ जाएंगे। आप देखते हैं सॉर्ट बाय कलर में ये 2 कलर आ चुके हैं। यानी कि एक्सेल पूछ रहा है कि आपने सॉर्टिंग इस कलर के हिसाब से करनी है, येलो के हिसाब से या ग्रीन के हिसाब से। मैं कहता हूँ कि ग्रीन के हिसाब से कर दो, तो अब ग्रीन वाले नंबर पहले आ जाएंगे और येलो वाले जो है वो बाद में आ जाएंगे। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि फिल्टर बाय कलर है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ग्रीन की वैल्यू आए, तो मैं यहाँ पे ग्रीन को क्लिक करूँगा तो सिर्फ मेरे पास ग्रीन के जो मेरे पास जितने भी सेल्स होंगे वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। मैं दोबारा फिल्टर ओपन करता हूँ और अब जो क्लियर फिल्टर वाला ऑप्शन है उसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से जो अपने कलर हैं उनको भी जाके नो फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना फिल्टर कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इसको अगर ओपन करता हूँ, अब मुझे चाहिए कि इस पूरी रेंज में मेरे पास मुझे सिर्फ टॉप 5 की जो सेल्स हैं मुझे वो चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ से इसको ओपन करोगे, नंबर फिल्टर में जाओगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टॉप 10 के ऑप्शन में अगर जाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है टॉप का भी और बॉटम का भी। कि आपको बॉटम की अगर कुछ वैल्यू चाहिए 3 या 4 वो भी ले सकते हैं, टॉप की चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बॉटम की लेके देख लेता हूँ और यहाँ से आप वैल्यूज को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बॉटम की 2 वैल्यूज चाहिए तो मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो ये मेरे पास जो बॉटम की 2 वैल्यूज हैं वो फिल्टर होके यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, मैं अगेन इसको यहाँ पे क्लियर फिल्टर कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं एडवांस फिल्टर पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लास्ट नेम में जो है वो स्मिथ लिख देता हूँ और यहाँ कंट्री में मैं यूके लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास डाटा आए इस पूरी रेंज में वो मेरे पास फिल्टर होके आए सिर्फ स्मिथ का और यूके का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डाटा में जाता हूँ, यहाँ से मैं एडवांस में जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा लिस्ट रेंज का और क्राइटेरिया रेंज का। लिस्ट रेंज का मतलब होता है कि आपने वो पूरा जो आपका डाटा टेबल है वो सिलेक्ट करना होता है जिसको आपने फिल्टर करना होता है। और क्राइटेरिया रेंज में आप क्या क्राइटेरिया बताते हो, तो मैं वो रो को भी सिलेक्ट कर लूंगा जिसमें मेरे पास हेडिंग आ रही है और उसके नीचे जो मैंने यहाँ पे स्मिथ का नाम लगाया है और यूके का नाम लगाया है उसको भी मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इन दोनों जो मेरी रो है, रो नंबर 2 और 3 इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके करूँगा तो आप देखेंगे स्मिथ का यूके का जो डाटा है मेरे पास वो आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ और अब की बार मैं चाहता हूँ कि स्मिथ का यूएसए का भी जो डाटा है वो भी यहाँ पे शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे जाके यूएसए लिख देता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे एडवांस में जाता हूँ और जो लिस्ट रेंज है मेरी उसको दोबारा से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि एक्सेल गलत सिलेक्शन करे तो आपको दोबारा से सिलेक्शन जो है वो करनी चाहिए। क्राइटेरिया रेंज में जाऊंगा, यहाँ पे पहले वाला डाटा जो है उसको डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे जाके मैं अपना जो मेरा क्राइटेरिया अब मैंने स्मिथ यूएसए भी बढ़ा दिया है तो मुझे एक रो और नीचे जाके अब मुझे रो नंबर 2, 3 और 4 तीनों सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। अब जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखेंगे स्मिथ का मेरे पास यूएसए का भी डाटा यहाँ पे आ चुका है। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ। अब हम आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सेल का वो है इफ का, एंड का और का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इफ के फंक्शन से। इफ के फंक्शन में आपने 3 चीजें जो है वो याद रखनी है। सबसे पहली चीज है इसमें लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद है वैल्यू इफ ट्रू, उसके बाद है वैल्यू इफ फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे इफ का फॉर्मूला यूज करूं इज इक्वल टू इफ
और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो इंसर्ट फंक्शन को ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ क्या है, लॉजिकल टेस्ट। मतलब एक्सेल क्या करता है, आप उसको कोई कंडीशन देते हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल में है कि अली के नंबर जो है वो 50 हैं और जाफ़र के नंबर जो हैं वो 100 हैं, और जो पास क्राइटेरिया है वो कितना है, 60 का। तो अब यहाँ पे मैं एक्सेल को इफ़ का फंक्शन लगा के ये आर्गूमेंट दूंगा कि अगर तो जो मार्क्स हैं वो 60 से ऊपर हों तो पास कर दो, और अगर 60 से कम हो तो फेल कर दो। यानी कि मैंने कंडीशन लगा दी 60% मार्क्स की, और मैंने एक्सेल को बोला कि 60 मार्क्स हों, और अगर आपकी वो वैल्यू ट्रू है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्या है, लॉजिकल टेस्ट, फिर क्या है वैल्यू इफ ट्रू, और फिर क्या है वैल्यू इफ फॉल्स। चलिए यहाँ पे मैं चेक करता हूँ ट्रू और फॉल्स लगा के कि क्या मेरे पास ये जो हासिल करदा नंबर हैं ये 60 से कम हैं या ज़्यादा हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इज इक्वल टू 50 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60। क्या ये 60 से कम या ज़्यादा हैं, तो एक्सेल बोलेगा फॉल्स, क्योंकि एक्सेल बोलेगा कि ये जो नंबर हैं आपके 50 वो 60 से कम हैं, तो इसलिए यहाँ पे वो फॉल्स दे देगा कि नहीं, आपकी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। उसके बाद मैं अगर यही नीचे ड्रैग कर लेता हूँ तो इस केस में मेरे पास ट्रू हो जाएगा। अब एक्सेल को मैं क्या बोलूँगा, मैं एक्सेल को बोलूँगा कि भाई आपने चेक करना है, आपने ये जो लॉजिकल टेस्ट है पहले वो लगाना है, और लॉजिकल टेस्ट लगाने के बाद अगर तो उसकी वैल्यू ट्रू आ जाए, यानी कि इस केस में जाफ़र की वैल्यू जो है वो ट्रू होगी, तो आपने क्या करना है, आपने ट्रू की बजाय यहाँ पे मुझे पास दे देना है, और उसके बाद अगर वो फॉल्स वैल्यू हो तो यहाँ पे आपने फेल दे देना है। जैसे हमने लेक्चर 1 में भी मेरा ख्याल है कि डिस्कस किया था कि अब मैंने अगर फॉर्मेट सेम करना है तो मैं क्या करता हूँ, फॉल्स को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे जाता हूँ, और इस दोनों जो मेरे सेल हैं इनको भी सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा सेम फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो मैंने मैनुअल किया है, यानी कि पहले मैंने मैनुअली फॉल्स और ट्रू निकाला, फिर मैंने मैनुअली जो है वो पास और फेल निकाला, अब मैं ये सारी चीज़ें अपने इफ़ के फॉर्मूले से यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आऊँगा और इज इक्वल टू इफ़, और यहाँ पे आप अगर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और लॉजिकल टेस्ट देंगे, यानी कि सबसे पहले मैं क्या लॉजिकल टेस्ट दूंगा कि इफ़ दिस वन ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60 के, ये मेरी एक लॉजिकल टेस्ट हो गई। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, वैल्यू इफ़ ट्रू, तो अगर मेरी यानी कि वो जो C10 की वैल्यू है अगर वो मेरी ज़्यादा हो 60 से या इज इक्वल टू, तो क्या कर दे, पास यहाँ पे कर दे। तो यहाँ पे आपने देखा कि पास हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा, अगर यहाँ पे वो वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाए तो क्या करे, यहाँ पे वो फेल कर दे। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पे फेल का आर्गुमेंट लगाऊंगा तो यहीं पे ही मेरे पास फाइनल यहाँ पे आंसर भी आ जाएगा जो कि इस वक्त फेल का है। तो एक्सेल ने सबसे पहले यहाँ पे यहीं पे सोल्यूशन निकाल लिया। एक्सेल ने बोला कि C10 जो है वो छोटा है 60 से, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉल्स आ गया है। नेक्स्ट मैंने कहा कि आप यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो आपने पास करना है, वरना फॉल्स करना है। तो चूँकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो एक्सेल ने यहाँ पे फेल कर दिया, और अगर मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे जो अली है वो यहाँ पे स्टेटस उसका फेल आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ जाफ़र में इसको यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट करूँ और अपने इस फार्मूला को मैं यहाँ नीचे ड्रैग कर दूँ, तो आप देखेंगे कि जाफ़र जो है वो यहाँ पे पास हो चुका है, क्योंकि जो 100 हैं वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 60 के हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना एंड का फार्मूला। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया टैब बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं एंड लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ, सपोज करें उर्दू का, और यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश का, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क्स 50 के, यहाँ पे लिख देता हूँ 70 के, और यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी लिख देता हूँ स्टूडेंट ए। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से जूम। अब मेरी जो कंडीशन है यहाँ पे सपोज करें कि वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के दोनों सब्जेक्ट में 60 से ज़्यादा नंबर होंगे तो वो पास होगा, वरना वो फेल हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट लिख भी देता हूँ कि मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट्स
मस्ट बी ग्रेटर देन 60। अगर ये हो तो क्या हो, पास हो, वरना क्या हो, फेल हो। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, मैं अगर यहाँ पे मैनुअली देखूं तो यहाँ पे तो 50 है, यहाँ पे 70 है। इंग्लिश में तो मेरी कंडीशन पूरी हो रही है 60 वाली, लेकिन यहाँ पूरी नहीं हो रही। तो अब इसको मैं यहाँ पे एंड के फॉर्मूले के थ्रू देखूंगा कि क्या वो मेरी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और फिर उसके बाद मैं उसको ज्वाइंट कर दूंगा इफ के फार्मूला से, और वहां से फिर मैं पास या फेल जो है वो कैलकुलेट करूंगा। तो एंड का फॉर्मूला हमेशा यूज होता है जब आपकी कोई से एक से ज्यादा कंडीशन मैंडेटरी होती है। जब आपके पास दोनों ऑप्शन या दो से ज्यादा ऑप्शन मैंडेटरी हो जाएं, तब आप एंड का फॉर्मूला लगाते हैं और आप एक्सेल को बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल इस केस में एक्सेल को क्या बोलेंगे कि आप चेक करो कि उर्दू में भी 60 नंबर से ज्यादा हो, और यानी कि एंड, और इंग्लिश में भी 60 से जो है ना वो ज्यादा हो। तो मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू यहाँ पे एंड लगाऊंगा, और यहाँ से अगर मैं इंसर्ट फंक्शन ओपन करूंगा तो लॉजिकल 1 वो मेरे से पूछ रहा है। तो पहली लॉजिक क्या है, मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा और मैं बोलूंगा कि ये वाला जो सेल है ये ग्रेटर देन हो 60 के। उसके बाद लॉजिक 2 में आ जाता हूं, तो लॉजिक 2 क्या होगी कि ये वाला जो सेल है इंग्लिश का, ये भी ग्रेटर देन हो 60 के। अब आप देख रहे हैं मैंने ये इन दो लॉजिक में जैसे ही यहाँ पे 60 लगाया तो यहाँ पे मेरे पास फॉल्स ऑप्शन आ गया, क्योंकि एक्सेल ने देखा, एंड का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसने कहा एक सब्जेक्ट में तो 70 है, यानी कि 60 से ज्यादा है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में 60 से कम है। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ओके कर दूंगा तो एक्सेल बोलेगा कि ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ इफ का, और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, और एंड से पहले मैं यहाँ पे इफ लगा लेता हूँ। इफ लगा के फॉर्मूला ओपन करूंगा तो अब आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो यही करते हैं कि वो जो कोमा होता है या जो ब्रैकेट होती है वो गलत जगह पे क्लोज कर देते हैं या गलत जगह पे कोमा लगा देते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर आऊँगा आखिर में और मैं यहाँ पे अगर कोमा लगा देता हूँ तो आप देखेंगे नीचे जो सिंटैक्स है वो इस वक्त क्या बोल्ड हो चुका है, वैल्यू इफ ट्रू का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा से सपोज करें कि इफ के साथ एंड को मिलाता हूँ, मैं कहता हूँ इज इक्वल टू इफ, मैंने ओपन कर लिया अपनी पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट आ रहा है, तो लॉजिकल टेस्ट का मैंने सोल्यूशन एंड के फॉर्मूला से निकालना है, क्योंकि मैंने दोनों कंडीशन पूरी होते हुए देखना है। तो मैं क्या करूँगा, एंड, और मैं बोलूँगा कि ये वाला जो सेल है ये ग्रेटर देन हो 60 के। उसके बाद अब मैं अगर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ तो आप देखोगे मैं इफ में आ जाऊँगा दोबारा से। मैं इसको रिपीट करता हूं, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो अभी क्लोज नहीं की, तो आप देख रहे हो मैं यहाँ पे एंड के फॉर्मूले में इस वक्त घूम रहा हूं। तो यहाँ पे अगर गलती से आप लोग ब्रैकेट लगा देते हो तो अब मैं एंड से ट्रांसफर होके इफ में आ जाऊंगा। तो इफ में तो मैंने अभी नहीं आना, क्योंकि अभी तो मैंने एंड की दूसरी कंडीशन देनी है। इसका मतलब है मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी। अब यहाँ पे अगर आप कोमा लगा दोगे तो अब वो लॉजिक 2 आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब है एंड में लॉजिक 1 मेरी खत्म हो गई है, अब लॉजिक 2 स्टार्ट हो रही है। लॉजिक 2 क्या है कि मैं कहता हूँ कि इंग्लिश के जो मार्क्स हैं ये भी ग्रेटर देन होने चाहिए 60 के। अब अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ तो लॉजिक 3 स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन मेरी तो लॉजिक 3 है ही नहीं, मैं तो इस वक्त सिर्फ 2 लॉजिक पे काम कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो अब मैं इफ के फॉर्मूले पे आ जाऊंगा, और इफ के फॉर्मूले में भी इस वक्त जो मेरे पास बोल्ड है वो क्या है, लॉजिकल टेस्ट। अब मेरा यही लॉजिकल टेस्ट था जो मैंने एंड से लगा के जो भी ट्रू और फॉल्स होगा वो मेरा सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब है अब मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा तो अब वैल्यू इफ ट्रू का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। यानी एक्सेल पूछ रहा है कि ये जो आपने मुझे लॉजिकल टेस्ट बताया है, अगर ये ट्रू हो तो मैं आपको क्या सोल्यूशन दूं। तो मैंने कहा अगर ट्रू हो तो आप यहाँ पे पास दे दो, और आपको पता है कि हमेशा आप टेक्स्ट जो है वो इन्वर्टेड कोमा में लिखते हो। मैं दोबारा कोमा लगाऊंगा, अब मेरे पास वैल्यू इफ फॉल्स का ऑप्शन जो है ओपन हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। तो मैं बोलूंगा अगर फॉल्स हो तो आप क्या कर दो, उसको फेल कर दो। यहाँ पे ब्रैकेट, अच्छा अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करने की बजाय अगर आप कोमा लगा देते हो तो आप देखोगे इस वक्त कुछ भी यहाँ पे बोल्ड नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि मैंने कोमा नहीं लगाना। अब ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो मेरा वो जो इफ वाला भी जो सिंटैक्स था वो मेरा क्लोज हो चुका है। अब मैं इसको अगर एंटर करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास फेल का ऑप्शन आ चुका है। अच्छा अब मैं यहाँ पे अगर इसको 61 कर देता हूँ
तो आप देखेंगे यहाँ पे पास का ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि अब मेरे जो दोनों क्राइटेरिया हैं वो मेरे फुलफिल हो चुके हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं और के फंक्शन को। और के फंक्शन में क्या होता है कि और के फंक्शन में आपके पास सेम यही कंडीशन जो रहती है, वही आपके आर्गुमेंट वही रहेगा, सिर्फ फ़र्क ये होगा कि और में आप ऑप्शन दे देते हो। क्या ऑप्शन देते हो? फॉर एग्जांपल मैं इस केस में कहता हूँ कि इसको दोबारा मैं 50 कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अब मैं यहाँ पे इसको अगर कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड। अब मैं इसको कॉपी करके नीचे ले आता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ और। मैं कहता हूँ मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट ग्रेटर देन 60 हो तो वो पास हो जाए या फेल हो जाए। यानी कि इन दो सब्जेक्ट में से अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर 60 से ऊपर मार्क्स हो तो वो एक्सेल उसको पास कर दे। इस दोनों में आप जो है वो फ़र्क देख सकते हैं। पहले कंडीशन में क्या था, यहाँ पे बोथ का लफ्ज़ था, यहाँ पे एनी का लफ्ज़ है। यहाँ पे बोथ था तो मैंने एंड लगाया था, जहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है, और जहाँ पे एनी का लफ्ज़ यूज़ हुआ है इसका मतलब है या का लफ्ज़ जो है वो यूज़ हुआ है, और या के लिए आप और इस्तेमाल करते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी फॉर्मूले को अगर मैं और लगाऊं तो मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू इफ़, और यहाँ पे मैं और का फंक्शन अब यूज़ करूँगा क्योंकि अब मुझे एनी सब्जेक्ट को देखना है। तो अगेन मेरी लॉजिक 1 वही होगी। मैं कहता हूँ ये अगर ग्रेटर देन हो 60 के, और कोमा लगाता हूँ। लॉजिक 2 क्या है कि ये अगर इंग्लिश के मार्क्स ग्रेटर देन हो 60 के, और यहाँ पे इसको क्लोज करके मैं दोबारा इफ़ के फंक्शन में आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अगर ये ट्रू हो तो आप पास कर दो, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करूँगा, और अगर फॉल्स हो तो क्या कर दो, फेल कर दो, इन्वर्टेड कोमा दोबारा क्लोज करके एंटर करूँगा। तो आपने देखा वही मैंने आर्गूमेंट दिया, लेकिन इस केस में मुझे पास सोल्यूशन दे रहा है, और ये मेरा एंड का सोल्यूशन था, ये मेरा और का सोल्यूशन है। एंड के सोल्यूशन में मुझे फेल जो है ना वो बता रहा है, और के सोल्यूशन में मुझे पास बता रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या था कि एक सब्जेक्ट में 60 से ऊपर है तो उसने मुझे पास बता दिया। एंड के फंक्शन में क्या था कि दोनों में होने चाहिए थे 60 से ऊपर नंबर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट में है, तो इसलिए यहाँ पे जो स्टेटस है वो मुझे फेल बता रहा है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं इस शीट पे आ जाता हूँ जो कि इफ़ एंड और की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट के नाम आ रहे हैं, और यहाँ पे मैंने 4 कंडीशन यूज़ की हैं। पहली कंडीशन वही थी 60 वाली, जिसमें सिर्फ जो है वो सिंपल आपने इफ़ का फार्मूला यूज़ करना था। फिर हमने कहा कि तमाम सब्जेक्ट में इसका पास होना लाजमी है, तो मैं एंड का फंक्शन यूज़ करूँगा। फिर मैंने बोला तीसरी कंडीशन में कि अगर एनी सब्जेक्ट में पास हो तो वो पास हो जाए, वरना फेल हो जाए, तो मैं और का फंक्शन यूज़ करूँगा। अब जो कंडीशन नंबर 4 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें मैं थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे आऊँगा और मैं डिस्कस करूँगा कि अगर एक स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि मस्ट पास इन उर्दू एंड साइंस, कि ये वाले जो 2 सब्जेक्ट हैं इसको मैं अगर यहाँ पे हाईलाइट कर लूँ और मैं कहता हूँ कि ये वाले जो 2 सब्जेक्ट हैं इसमें तो पास लाजमी होना चाहिए स्टूडेंट को, और ये वाले जो 2 सब्जेक्ट हैं फिजिक्स और इंग्लिश वाले, इसको मैं अगर हाईलाइट कर लेता हूँ ग्रीन, मैं कहता हूँ कि ये जो ग्रीन कलर में जो भी मेरे सब्जेक्ट आ रहे हैं यानी कि फिजिक्स और इंग्लिश, इसमें अगर किसी एक में भी स्टूडेंट पास हो जाता है, और ये जो 2 सब्जेक्ट हैं उर्दू और साइंस वाले, इनमें मुझे पास जो है ना लाजमी चाहिए स्टूडेंट, इसमें उसका पास होना मैंडेटरी है। तो अगर कोई स्टूडेंट उर्दू और साइंस में दोनों में पास है और फिजिक्स और इंग्लिश में से किसी एक में पास है, तो उसका ओवरऑल स्टेटस जो है ना वो पास आ जाए, वरना वो फेल आ जाए। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट उर्दू और साइंस दोनों में पास हो और फिजिक्स और इंग्लिश में से किसी एक में पास हो, तो ओवरऑल स्टेटस पास आ जाए, वरना फेल आ जाए। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप सबसे पहले तो आपके पास जो कंडीशन है कि उर्दू और साइंस दोनों में पास होना चाहिए, इसका मतलब है इसके लिए मुझे एंड का फंक्शन यूज करना होगा, क्योंकि दोनों मैंडेटरी कंडीशन है। तो मैं क्या करता हूं, इज इक्वल टू, सबसे पहले इफ लगाऊंगा, या अगर आप इफ से स्टार्ट नहीं करते तो सबसे पहले आप एंड से स्टार्ट करेंगे, और आप कहते हैं कि ये जो आपके मार्क्स हैं उर्दू के,
ये हों ग्रेटर देन 60 के, कोमा लगाऊंगा। लॉजिक 2 क्या है कि ये जो साइंस के मार्क्स हैं ये भी ग्रेटर देन हो 60 के, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो एंड का फंक्शन आपका ख़त्म हो गया। अब मैं उसके बाद दूसरा मेरा क्या ऑप्शन था कि इसमें तो मैंने देख लिया एंड का फंक्शन लगा के, दूसरे नंबर पे मैंने क्या देखना है कि फिजिक्स और इंग्लिश में से किसी एक में अगर पास हो। तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे अब लॉजिक 3 में क्या यूज करूंगा, और का फंक्शन, क्योंकि फिजिक्स और इंग्लिश में से किसी एक में मुझे देखना है, मैंडेटरी नहीं है मेरे लिए। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा और ये फिजिक्स के मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा ग्रेटर देन 60, कोमा लगाऊंगा और इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट करूंगा ग्रेटर देन 60, और अपनी ब्रैकेट जो है क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो आप देखेंगे मैं और से शिफ्ट होके एंड पे आ चुका हूं। दोबारा ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो अब वो जो मेरा सिंटैक्स है वो मेरा ख़त्म हो चुका है। इसको मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास जो सॉल्यूशन आया है, रिजल्ट आया है, वो मेरे पास ट्रू आया है। ट्रू का क्या मतलब है कि इसमें मेरे पास उर्दू में भी 60 से ज़्यादा हैं, साइंस में भी 60 से ज़्यादा हैं, 65 हैं, और फिज़िक्स में भी जो है वो 60 से ज़्यादा हैं, इंग्लिश में, चारों सब्जेक्ट में मेरे पास 60 से ज़्यादा आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि अगर ये ट्रू हो तो मुझे पास दे दे, ओवरऑल पास का स्टेटस दे दे, वरना ओवरऑल फेल का स्टेटस दे दे। तो मैं क्या करूंगा, एंड से पहले इफ का फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, ब्रैकेट ओपन करूंगा और सबसे लास्ट में जाके यहां पे मैं अगर कोमा लगा लेता हूं तो वैल्यू इफ ट्रू का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। मैं क्या करता हूं, यहां पे इन्वर्टेड कोमा लगाता हूं और यहां लिख देता हूं ओवरऑल पास, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देता हूं। अब यहां पे अगर मैं कोमा लगाऊंगा तो वैल्यू इफ फॉल्स का ऑप्शन मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लगा देता हूं, ओवरऑल फेल, यानी कि अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो ओवरऑल फेल कर दे, और यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं। तो आपने देखा यहाँ पे उसने मुझे ओवरऑल पास का स्टेटस बता दिया कि चूंकि इन चारों सब्जेक्ट में आपके स्टूडेंट के मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं तो आपका स्टूडेंट जो है वो पास है। इसको मैं ड्रैग अगर करता हूँ यहाँ पे, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मेरे पास जो स्टेटस आ रहा है वो मेरे पास ओवरऑल पास आ रहा है, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट में तो 60 से ऊपर है, और यहाँ पे मेरे पास फिजिक्स में 60 से ऊपर है, इंग्लिश में नहीं भी हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक में 60 से ऊपर आने चाहिए थे। अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल फेल बता रहा है, क्यों? क्योंकि साइंस में 60 से कम है और मुझे इन दोनों में 60 से ऊपर चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे जो है वो इन 3 सब्जेक्ट के, बल्कि चारों के 60 से ऊपर हैं तो ओवरऑल पास है। यहाँ पे अगेन उर्दू में 60 से कम है, तो इसलिए मैंने चूँकि एंड का फार्मूला यूज़ किया था तो उसने इन दोनों को देखना था। अब उर्दू में 60 से कम है तो ओवरऑल फेल उसने कर दिया है, क्योंकि ये पहली जो कंडीशन थी वो पूरी नहीं हुई। और इसी तरह सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो अगेन साइंस में 60 से मेरे कम मार्क्स थे, तो इस वजह से ओवरऑल में यहाँ पे फेल उसने मुझे रिजल्ट दे दिया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ कि मैं यहाँ 50 की बजाय 70 कर देता हूँ तो ओवरऑल पास हो जाता हूँ, और यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 50 कर। देखिए यहाँ पे मैंने फिजिक्स और इंग्लिश दोनों में यासीन के मार्क्स 60 से कम कर दिए हैं तो भी ओवरऑल फेल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है जिसमें उर्दू और साइंस दोनों में 60 से ज़्यादा आने चाहिए थे, लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी जिसमें मैंने कहा था कि फिजिक्स और इंग्लिश में किसी एक में 60 से ऊपर हों तो पास करना है, इस केस में किसी एक में भी नहीं है, दोनों में जो है वो 50 मार्क्स हैं। तो इसलिए चूंकि अब दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो एक्सेल ने यहाँ पे भी मुझे ओवरऑल यहाँ पे फेल का स्टेटस बता दिया। तो चलिए अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ के एडवांस फंक्शन को देखते हैं कि नेस्टेड इफ़ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड इफ़ में आप बेसिकली एक से ज़्यादा इफ़ जो है वो यूज़ करते हैं। देखिए नॉर्मली आप अगर एक दफ़ा इफ़ यूज़ करते हैं तो आपके पास वैल्यू इफ़ ट्रू और वैल्यू इफ़ फॉल्स, सिर्फ ये दो ही ऑप्शन होते हैं। अगर उसके दरमियान में कोई तीसरा ऑप्शन आ जाए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके नंबर आ रहे हैं, और यहाँ पे मेरे पास 3 क्राइटेरिया आ रहे हैं कि मैंने कहा कि अगर 40 से कम नंबर हैं तो वो फेल होगा, 40 से ज़्यादा होंगे तो पास होगा, और अगर 50 से ज़्यादा होंगे तो उसकी पोजीशन होगी।
अब मेरे पास यहाँ पे 3 क्राइटेरिया आ गए हैं, तो उस 3 क्राइटेरिया के लिए मुझे इफ के अंदर मजीद इफ जो है वो यूज करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ इफ यूज करूंगा तो इन तीनों में से मैं कोई सी 2 कंडीशन ही फुलफिल कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पे करता हूं कि इज इक्वल टू इफ, और मैंने कहा कि इस सेल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन हो 50 के तो मुझे पोजीशन शो हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा, तो अब वैल्यू इफ फॉल्स में मैं यहाँ पे दूसरी कोई भी कंडीशन नहीं दे सकता, क्योंकि अभी मेरे पास 2 कंडीशन है। अगर यहाँ पे वैल्यू इफ फॉल्स में कोई एक कंडीशन दे दूंगा तो मेरी तीसरी कंडीशन मिस हो जाएगी। तो अगेन मैं यहाँ पे दोबारा इफ का फॉर्मूला यूज करूंगा और मैं एक्सेल को बताऊंगा कि अगर इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन हो 40 के तो मुझे क्या दे दो, पास का स्टेटस। और उसके बाद दोबारा कोमा लगाऊंगा तो अब वैल्यू इफ फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो वैल्यू जो कि इन दोनों क्राइटेरिया में पूरी नहीं उतर रही होगी, यानी कि 50 से ज्यादा नहीं होगी, 40 से भी ज्यादा नहीं होगी, तो इसका मतलब है वो अल्टीमेटली मेरा जो सबसे पहला क्राइटेरिया है 40 से कम वाली वैल्यू का जो कि फेल है उसमें फॉल कर रहा होगा। तो मैंने कहा इसके अलावा जो भी वैल्यू हो सेल के अंदर तो आप उसको फेल कर दो, क्योंकि वो वैल्यू अगर मेरे पास 40 से ज़्यादा भी नहीं है, 50 से ज़्यादा भी नहीं है, इसका मतलब है कि वो 40 से कम होगी, और 40 से कम होगी तो वो फेल होगा। यहाँ पे मैं 2 दफ़ा ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे फेल आ चुका है, और अगर इसको मैं ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे फेल भी आ रहा है, फिर पोजीशन भी आ रहा है, और फिर पास भी आ रहा है। तो मेरे पास जो तीनों क्राइटेरिया है वो यहाँ पे पूरे उतर रहे हैं। अब हम बात करते हैं काउंट इफ के बारे में। तो मैं यहाँ पे काउंट इफ की जो शीट है मेरे पास टैब ओपन कर देता हूँ, और काउंट इफ के अंदर हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो मेरे पास टॉपिक है वो सिंपल काउंट इफ का है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि काउंट इफ बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी डाटा के अंदर कुछ भी काउंट करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, उनके मार्क्स अवेलेबल हैं, और उसके बाद उनका स्टेटस अवेलेबल है कि उसमें से कौन पास है, कौन फेल है और कौन टॉपर है। अब यहाँ पे सपोज करें कि मैंने ये चेक करना है कि मेरे पास ये जो टोटल स्टेटस आ रहा है उसमें से मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं जो कि पास हो गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू काउंट इफ मैं यूज़ करूँगा, यानी कि मैं एक्सेल को बोल रहा हूँ कि आप काउंट करो। अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो सबसे पहले एक्सेल मुझसे रेंज मांगेगा, यानी कि एक्सेल मुझसे पूछेगा कि मैंने जब काउंट करना है तो किस रेंज में जाके मैंने काउंट करना है। तो इस केस में मेरे पास ये पूरी रेंज है जिसके अंदर से उसने पास को काउंट करना है। तो मैं ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, और क्राइटेरिया मैं क्या दूंगा, पास का। तो अब क्राइटेरिया देने के लिए आप चूँकि टेक्स्ट लिखेंगे पास का तो आपको हमेशा इन्वर्टेड कोमा में लिखना होगा। मैंने यहाँ पे पास इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखेंगे मेरे पास 3 पास यहाँ पे हैं, 2 मेरे पास ये हैं और 1 मेरे पास ये वाला पास है। इसी तरह से नेक्स्ट जो दूसरा मेरे पास यहाँ पे क्राइटेरिया वो है मल्टीपल काउंट इफ एडिशन, यानी कि आप अगर एक से ज़्यादा काउंट को ऐड करना चाहो तो कैसे करोगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास पास भी हैं, फेल भी हैं और टॉपर भी हैं। तो अब मुझसे कोई पूछता है कि मुझे सिर्फ पास और फेल के स्टूडेंट्स बताओ कि कितने। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इज इक्वल टू कौन सी दूंगा, ये वाली, कोमा लगाऊंगा, क्राइटेरिया मेरा क्या होगा, पास का, क्लोज कर दूंगा और अपनी ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे एडिशन का साइन लगाता हूँ, और यहाँ पे दोबारा से काउंट इफ का फंक्शन यूज करूंगा। तो मैंने काउंट इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन की, रेंज में मैं उसको ये पूरी रेंज बता दूंगा, दोबारा यहाँ पे कोमा लगाऊंगा, और अब की बार मैंने फेल को भी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कोमा में फेल लिख दिया। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास टोटल 6 स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि ये टोटल मेरे पास कितने स्टूडेंट हैं, 7, उसमें से एक टॉपर को निकाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास तीसरा जो ऑप्शन ये आता है कि उसके बाद यहाँ पे मेरे पास तीसरा ऑप्शन आता है काउंट इफ विद ऑपरेटर्स के साथ, कि अगर मुझे ये देखना हो कि मेरे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, मुझे ये देखना है कि कितने स्टूडेंट्स के 50 से ऊपर नंबर आए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इज इक्वल टू काउंट इफ
और ब्रैकेट ओपन करता हूँ और अब की बार जो रेंज है वो मैंने ये वाली सारी रेंज सिलेक्ट कर, कोमा लगाता हूँ और क्राइटेरिया में मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ लेस देन से, तो मैं लेस देन का साइन लगा लेता हूँ और यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ। 60 से कम कितने स्टूडेंट्स के नंबर हैं, आप देखेंगे सिर्फ एक स्टूडेंट आ रहा है जिसके 55 नंबर है, तो एक्सेल ने मुझे यहाँ से कैलकुलेट करके बता दिया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन 60 कर लें तो आप देखेंगे आपके पास 5 स्टूडेंट आ जाएंगे जो कि आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आप लेस देन इज इक्वल टू आपके पास है, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू अगर कर दूँ तो आपके पास 6 स्टूडेंट हैं जिनके 60 नंबर हैं या 60 से ऊपर नंबर हैं। उसके बाद मेरे पास ये 5वां एक ऑप्शन है जो कि नॉट इज इक्वल टू का है। ये नॉट इज इक्वल टू का जो साइन होता है वो आप जो यूज़ करते हो वो ये वाला यूज़ करते हो। इस साइन का मतलब होता है नॉट इज इक्वल टू। तो मैंने अब एक्सेल से पूछा है कि 60 के इज इक्वल टू नंबर कितने लोगों के नहीं हैं, तो जैसे ही एंटर करूंगा तो वो बोलेगा कि 6 स्टूडेंट के नंबर नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे इस वक्त मेरे पास टोटल कितने नंबर हैं, ये मेरे पास टोटल 7 स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं और एक स्टूडेंट का जो है वो 60 मार्क्स हैं। इसका मतलब है उसको एक्सेल जब निकाल देगा तो रिमेनिंग मेरे पास 6 स्टूडेंट बचेंगे जिनके 60 नंबर नहीं आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो चौथा ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपने ये देखना हो कि आपके पास ये डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं, तो आपने अगर देखना हो कि मेरे पास के से कितने लोगों के नाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं कैसे करूँगा, मैं फार्मूला यूज़ अगेन करूँगा काउंट इफ़, और यहाँ पे मैं जो मेरी रेंज है वो अपनी नाम की रेंज दे दूँगा, यहाँ पे कोमा लगाऊंगा और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा के अब मुझे के से स्टार्ट होने वाले नाम जो है वो बताने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे के टाइप करूँगा और उसके बाद मैं वाइल्ड कार्ड का ये जो साइन है ये लगा दूंगा जो कि स्टेरिक का साइन है, इसको लगा दूंगा और उसके बाद अपना इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दूंगा। इसका ये मतलब होता है वाइल्ड कार्ड जो साइन है इसका मतलब ये होता है कि जो भी उससे पहले अल्फ़ाबेट आ रहा है उससे जितने भी नाम यहाँ पे क्रिएट होते हैं या उससे जो भी टेक्स्ट अवेलेबल होगा आपने वो काउंट करके बताना है। जैसे ही यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास कासिम और खालिद 2 नाम है जो कि के से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेल ने मुझे कैलकुलेट करके बता दिया। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि अगर मैंने एंड देखना हो, मैंने देखना हो कि मेरे पास एम पे ख़त्म होने वाले कितने नाम हैं, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा से काउंट इफ लगाता हूँ और अब की बार मैं क्या करूँगा, रेंज जो है वो ये दे दूँगा और कोमा लगाऊंगा और अब वही काम करूँगा लेकिन उसको उलट कर दूँगा, यानी कि जो स्टेरिक मेरे पास साइन था वो पहले लगा दूँगा और उसके बाद मैं एम लगा दूँगा और इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दूँगा। यानी कि स्टेरिक का निशान लगाने का ये मतलब है कि अब मैंने एक्सेल को बताना है कि स्टेरिक का साइन और उसके बाद जो भी आपके पास अल्फ़ाबेट आए वो समझें कि वो मेरा आखिरी अल्फ़ाबेट होगा और आपने उसको काउंट करके बताना है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो ये भी 2 हैं, क्योंकि एक तो मेरे पास काजिम है और एक मेरे पास नसीम है। नेक्स्ट हम जो आखिरी यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है वो काउंट ए का है, तो मैं काउंट ए कब यूज़ करूँगा। अब सपोज करें कि आपके पास यहाँ पे ये एक रेंज आ रही है जिसमें स्टूडेंट के नाम है, उसके मार्क्स भी हैं, तो मैं अगर देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है, या सपोज करें यहाँ पे अटेंडेंस आ रही है तो मैंने वो देखना है, यानी कि नंबर्स आ रहे होंगे जिस भी अगर कॉलम में मैंने अगर वो काउंट करने हैं तो मैं कैसे करूँगा, इस इक्वल टू काउंट और उसके बाद मैं सिंपल क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट कर लूँगा पूरी रेंज को और एंटर करूँगा। नंबर सीरीज आपके पास आ रही हैं, ये 7 नंबर सीरीज आ रही हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स की। अच्छा, अब यही अगर मैं देखना चाहूँ अपने जो मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनको काउंट करना चाहूँ कि कितने मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो अगर मैं अपने पास ये काउंट ओपन करके और अपने स्टूडेंट्स की जो पूरी रेंज है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करूँगा तो आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि जो काउंट का फंक्शन है वो हमेशा वैल्यू पे यूज़ होता है। आप ये चाहते हैं कि आप टेक्स्ट पे भी यूज़ करें तो उसके लिए आपको काउंट ए यूज़ करना पड़ेगा। आपने सिंपल काउंट के बाद ए लगा देना है, जिसका अक्सर लोग ये मतलब कहते हैं कि ए मतलब ऑल, यानी कि आप उसमें देखोगे कि जो भी आ रहा है, चाहे वो डिजिट है, चाहे वो वैल्यू है, चाहे वो टेक्स्ट है, जो भी आ रहा है आपने मुझे काउंट करके बताना है।
अब अगर मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे मेरे पास 7 स्टूडेंट का यहाँ पे डाटा आ जाएगा, जिसकी वजह से आप काउंट ए यूज करते हैं। अब अगर यहाँ पे आप सपोज करो कि कोई डिजिट यहाँ पे मेंशन कर देते हो और उसके बाद आप अपनी जो डाटा रेंज है इसको यहाँ से बढ़ा देते हो और इसको अगर मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूं और एंटर कर दूं तो आप देखेंगे अब ये यहाँ पे 8 हो जाएगा।